चैप्टर 13 के अंदर मोबाइल इस्तेमाल करते हुए हम ये पढ़ रहे थे कि अगर एक बंदा बाहर की गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और वो 3 काम करे, बाहर का सिटीजन हो, दूसरी शर्त वो बाहर के मुल्क के लिए वही सर्विसेज दे रहा हो जो पाकिस्तान का बंदा बाहर के मुल्क जाके सर्विसेज दे रहे हैं, और तीसरी शर्त पाकिस्तान का बंदा जो बाहर के मुल्क में जाके सर्विस दे रहा है उसको भी आप माफ़ कर दें जो वो सैलरी वहाँ कमा रहा है। तो ऐसी सूरत में हमने पढ़ा था कि उसकी सैलरी सिरे से माफ़ ही हो जाएगी, जो वो सैलरी कमा रहा है वो सिरे से माफ़ ही हो जाएगी। समीउल्लाह, ये ब्रेक में लेक्चर की रिकॉर्डिंग ले लेना, ये इनसे शेयर करनी है, जो 150 बच्चे नहीं आए हुए थे उनसे। सेक्शन 44, पाकिस्तान में कमाई गई इनकम जिसको पाकिस्तान को टैक्स लगाने की इजाजत नहीं है वो माफ है। कई दफा ऐसा होता है कि बाहर के मुल्क से कोई बंदा आता है और पाकिस्तान में आके इनकम कमाता है, लेकिन पाकिस्तान बाहर के मुल्क से मुल्की लेवल पे एग्रीमेंट कर लेती है। टैक्स ट्रीटी का मतलब लिखें, दो मुल्कों ने मुआहिदा कर लिया कि हमारे बंदे इधर उधर आएंगे तो इनकी इनकम माफ। दो बंदों ने मुआहिदा कर लिया, दो मुल्कों ने मुआहिदा कर लिया कि हमारे बंदे इधर उधर आएंगे। हाइब्रिड में नजर आ रहा है जहां जहां नहीं लिखा जा रहा। दो मुल्कों ने मुआहिदा कर लिया कि हमारे बंदे इधर उधर आएंगे तो इनकी इनकम माफ। इधर भी कुछ लोग लिख रहे नजर आ रहे हैं, तो इनकी इनकम माफ। मुझे पता नहीं लेट आने वाले उनका कसूर है या पहले आने वालों की गलती है। बाकी लोग भाई टाइम पे क्यों आते हैं? आप लोग इतनी बड़ी गलती क्यों करते हैं? पाकिस्तान में कमाई गई इनकम विच पाकिस्तान इज नॉट परमिटेड टू टैक्स। पाकिस्तान में, दोबारा पढ़ें फिक्रा, पाकिस्तान सोर्स इनकम। पाकिस्तान, बातें ना करें ना, बातें तो नहीं कर, पाकिस्तान, उधर उधर थोड़ा सा जगह बना देना, लास्ट रो में थोड़ी सी उनके लिए जगह बना दें। पाकिस्तान में कमाई गई इनकम, आ जाए हाइब्रिड में लेट आ जाए, कोई मसला नहीं, खैर है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान में कमाई गई इनकम जिस पर पाकिस्तान को टैक्स लगाने की इजाजत नहीं है क्योंकि दो मुल्कों में मुल्की लेवल पे एग्रीमेंट हो गया। आगे बढ़ें तो फिर उस पर आप टैक्स ना लगाएं, ठीक है। कई दफा बाहर के मुल्क से पाकिस्तान में बंदे आते हैं और वो बंदे क्या करने आते हैं, वो बंदे जो है वो किसी भी एड एग्रीमेंट के तहत आते हैं। यानी पाकिस्तान में अगर कोई जलजला आ जाए, सैलाब आ जाए, तो उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं। तो ये जो जलजला ज़दगान और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फ़ॉरेन एक्सपर्ट्स आते हैं जलजले वालों को ज़मीन में से निकालने के लिए हाइब्रिड में लेट आने पे, तो ये लोग जो आते हैं इन लोगों की सैलरी माफ़ है पाकिस्तान में जो आके काम कर रहे हैं, अगर ये 3 शर्तें पूरी कर दें। पहली शर्त ये है कि ये पाकिस्तान के सिटीज़न ना हों, और साथ ही शर्त यह है कि ये बाहर के सिटीज़न हो। दूसरी शर्त यह है कि ये रेजिडेंट ना हो, यानी इनका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से ज़्यादा ना हो। हाँ, 183 डेज ज़्यादा हो सकता है, अगर वो जलजला ज़दगान को निकालते निकालते इतने दिन लगे फिर खैर है। और तीसरी शर्त यह है
कि जो उनको सैलरी दी जानी है वो उन्हीं पैसों से दी जाए जो पैसे, दोबारा सुने, उनको जो सैलरी दी जानी है वो उन्हीं पैसों से दी जाए जो पैसे बाहर के मुल्क से चंदे के तौर पे आए हैं। पाकिस्तान का कोई बंदा उनको सैलरी ना दे, जो बाहर से चंदा आया है उसी चंदा से मुराद बंदा नहीं होता, जो बाहर से चंदा आया है उसी चंदे में से, उसी पैसे में से उनको सैलरी दी जाए। पढ़ें, ये क्या क्लास चलती रहती है, ये पढ़ाए बंदा या फिर लेट आने वालों को? कल से दरवाज़ा यार बंद कर दिया करो। एग्रीमेंट बिटवीन, दोबारा शुरू से पढ़ें। सैलरी जो रिसीव करे बाय इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल, थोड़ा सैलरी जो रिसीव करे, उधर से जगह बनवा देना उनको, कहीं थोड़ा सा उधर हो जाए। नहीं नहीं, लास्ट रो में नहीं, सेकंड लास्ट रो में, लास्ट रो में तो ऑलरेडी हो गई। सैलरी रिसीव बाय एन इंडिविजुअल, सैलरी जो कि एक इंडिविजुअल रिसीव करे, शैल बी एग्जाम्ड, ये माफ होगी, लेकिन पाकिस्तान का सिटीजन ना हो आप। इफ मेंशन्ड इन अ मदद एग्रीमेंट बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड फॉरेन गवर्नमेंट, फेडरल और फॉरेन गवर्नमेंट के दरमियान एग्रीमेंट होना चाहिए। और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कई दफ़ा फॉरेन गवर्नमेंट से एग्रीमेंट नहीं होता बल्कि कोई इदारा होता है पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या इनसे एग्रीमेंट हो जाए। वेयर द इंडिविजुअल इज इधर रेजिडेंट, वो पाकिस्तान में 183 डेज नॉन रेजिडेंट, 183 डेज से कम रुके, और रेजिडेंट बिकॉज ऑफ सर्विस अंडर द एग्रीमेंट, या रेजिडेंट बन जाए, काम करते करते ज़्यादा टाइम लग जाए। एंड इफ वेयर द एड एग्रीमेंट इज विद फॉरेन कंट्री, जहां मदद का एग्रीमेंट फॉरेन कंट्री के साथ हुआ है, तो द इंडिविजुअल इज अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, एंड द सैलरी इज पेड फ्रॉम द चंदा गिवन टू द पाकिस्तान, और सैलरी आपने वो जो चंदा मिला है बाहर के मुल्क से, उससे पे करनी है। सिमिलरली, ये तो एड एग्रीमेंट मैंने इधर हाईलाइट किया था। कई दफा पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है, तो प्रोजेक्ट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, एक्सपर्ट आते हैं, तो एनी इनकम रिसीव्ड बाय एनी पर्सन working as a contractor, consultant or expert or on a project in Pakistan shall be exempt from tax। बाहर के मुल्क से कुछ लोग सड़क बनाने आए, ब्रिज बनाने आए, उनकी इनकम माफ है। यहां पे उसने वर्ड यूज किया था सैलरी का, और यहां पे उसने लफ्ज यूज किया इनकम का, यानी उससे सैलरी के अलावा भी कोई पैसे उनको दिए जाते हों। एनी इनकम रिसीव्ड बाय अ पर्सन वर्किंग एज अ कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और एक्सपर्ट ऑन अ प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान shall be exempt from tax if provided for in a bilateral, दो मुल्कों के दरमियान, और multilateral, दो या दो से ज़्यादा मुल्कों के दरमियान मदद का एग्रीमेंट between फेडरल गवर्नमेंट एंड अ फॉरेन गवर्नमेंट। ये फेडरल गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट के दरमियान मुआहदा है या पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान। इसमें 3 शराइत हैं। जो प्रोजेक्ट पे पैसा लगना चाहिए, ये वो पैसा लगना चाहिए जो पैसा बाहर के मुल्क से आया है। दूसरी शर्त, वो बंदा पाकिस्तान में 183 डेज से कम रुके, और अगर रुकना पड़ रहा है तो फिर उसी एग्रीमेंट की वजह से ज़्यादा रुके। और तीसरी शर्त, उसको जो उसकी तनख्वाह दी जा रही है, उसके काम के पैसे दिए जा रहे हैं, ये उसी चंदे में से दिए जाएं जो बाहर के मुल्क से मिला है। तो यहां सिटीजन वाली बात तो नहीं लिखी मेरे ख्याल से, बाकी तीनों बातें उसने लिख दी हैं। ये शायद नया पॉइंट है, बाकी तो 2 रेपिटिशन है, बाकी तो ऊपर वाले पॉइंट्स की रेपिटिशन है। आप पढ़ लें। कोई भी इनकम कोई बंदा कमा रहा है कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, एक्सपर्ट के तौर पे इन पाकिस्तान, भाई कल से आपको नहीं इंट्रो दिया जाएगा, आप काफ़ी दिन से लेट आ रहे हैं, शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये एग्जेम्प्ट होगी टैक्स से। अगर ये 2 मुल्कों या 2 से ज़्यादा मुल्कों के दरमियान एग्रीमेंट हो जाए, वेयर द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस्ड, प्रोजेक्ट फाइनेंस किया जाए आउट ऑफ चंदा गिवन, जो बाहर के मुल्क से आया, वो नॉन रेजिडेंट हो, और उसको पैसे जो दिए जाएं आउट ऑफ फंड्स गिवन दिए जाएं। नहीं, कोई कंडीशन ही नहीं है। अच्छा जी, तो
गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आमतौर पे एग्जीक्यूट किए जाते हैं बाय इंडिविजुअल्स या कंपनीज। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आमतौर पे जो एग्जीक्यूट किए जाते हैं बाय इंडिविजुअल या कंपनीज। ब्रिज बनाना, टनल बनाना, तो गवर्नमेंट पहले कुछ पैसे दे देती है, 1-2 अरब रुपया पकड़ लो और 4 ब्रिज तुमने बनाने हैं। फॉर दिस गवर्नमेंट नॉर्मली गिव्स लोन्स टू दीज पर्सन। उसके लिए गवर्नमेंट को लोन देती है ताकि वो इस काबिल हो जाएं कि हुकूमत को काम करके दे सकें। एक्सपर्ट तो होते ही हैं। इन रेयर सर्कमस्टांस गवर्नमेंट में एग्जाम देयर इनकम। रेयर सर्कमस्टांस में ऐसा हो सकता है कि हुकूमत उनकी इनकम क्या कर दे, माफ कर दे। जो लोग हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं, हुकूमत को ब्रिज बना के दे, मर्जी है हुकूमत की, नोट कर लें। ये अगला पॉइंट है, पता नहीं कौन सा है, पॉइंट नंबर 4 है जो भी है। ड्यू टू एनी रीज़न शायद अगला सैटरडे मुझे ऑफ करना पड़े, इसलिए संडे को इंशाल्लाह क्लास होगी। उसका टाइम आपको बता दिया जाएगा। डेट विल बी ऑफ 2 और 2.5 आवर्स। इसमें वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स एंड ऑल अदर स्टफ। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। मैं आई हैव नॉट आस्क्ड एनीथिंग, आई हैव जस्ट इन्फॉर्म फिजिकल क्लास ऑब्वियसली। ऑब्वियसली ये वाली। ओके, government projects are normally executed by individuals or companies. For this, government normally gives loans to these persons. In rare circumstances, government may exempt their income. नहीं, ओके, चलेंगे आगे। भाई ये टाइप करवा दो, ये अब्दुल्ला को भेज दो। ओके, वापस आ जाएं। फेडरल गवर्नमेंट में फॉर ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस फाइनेंस लोन्स। होनी ऑफिशियल डेवलपमेंट है, लेकिन इसकी मदद के लिए लोन फाइनेंसिंग की जाएगी। फेडरल गवर्नमेंट में फॉर, ये बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ है, ये याद करना पड़ेगा। ऑफिशियल डेवलपमेंट, काम गवर्नमेंट का है, उसके लिए मदद कर रही है गवर्नमेंट लोन फाइनेंसिंग करके। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस फाइनेंस लोन्स एंड ग्रांट्स, और चंदा दे रही है गवर्नमेंट इन एड, मदद के तौर पे। द फेडरल गवर्नमेंट मे फॉर दिस एंड दिस पर्पज एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ एनी पर्सन ऑन अ case to case basis. Exempt income of a person exempt income of any person
exempt income of any person to whom loan is provided. Federal government may, for official development assistance, मदद कर रही है लोन फाइनेंसिंग करके। अब ये लफ्ज़ याद कर लें, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस फाइनेंस लोन्स। ऑफिशियल डेवलपमेंट, बीच में लफ्ज़ डालें असिस्टेंट का, और बीच में लोन फाइनेंसिंग, फाइनेंस लोन्स एंड ग्रांट्स इन एड, एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ एनी पर्सन टू होम लोन इज प्रोवाइडेड। ये देखेंगे, ये कल पढ़ लेंगे शायद, एग्जेम्पशन अंडर फला फला। प्रेसिडेंट ऑनर्स, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर किसी को बुला के तोहफा दे दें तो ये माफ है। तोहफे दो तरीके से दे सकता है, एक तो लमसम पैसे दे सकता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दूसरा किसी को हर महीने कुछ पैसे लगा सकता है कि तुम्हारी पॉकेट मनी लगा देते हैं या तुम्हारे स्कॉलरशिप लगा देते हैं, दोनों सूरतों में पैसे माफ हैं। एनी अलाउंस, अलाउंस होगा फिर पर मंथ, तो पर मंथ या पर एनम जैसे भी हो जाए। एनी अलाउंस अटैच टू एनी ऑनर, अवार्ड और मेडल, आपको कोई ऑनर या अवार्ड मिले उसके साथ कोई अलाउंस अटैच हो गया, अलाउंस से मुराद लगा बंदा कैश आपको हर महीने पहुंच जाया करेगा, शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और अगर अलाउंस ना मिले तो फिर आपको इकट्ठा ही लमसम एक तोहफा मिल जाएगा, मॉनेटरी अवार्ड, फिर आपको लमसम एक 5-6 लाख एक ही दफ़ा मिल जाएंगे बस, तो ये ऑल्सो इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अच्छा जी, रॉयल फैन एक पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तानी कंपनी। इट रेज लोन फ्रॉम जर्मनी फ्रॉम इंडिविजुअल्स, आम लोगों से, इंडिविजुअल्स। इसने लोन लिया जर्मनी वालों से, इंडिविजुअल से, फॉर यूज इन पाकिस्तान, ताकि ये लोन को कहां इस्तेमाल करें, पाकिस्तान में। जर्मन इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट इनकम विल बी एग्जेम्प्ट, जर्मन इंडिविजुअल्स की इंटरेस्ट इनकम माफ होगी अगर 4 कंडीशंस पूरी हो जाए। चलें जी, नोट कर लें, डो नॉट टेक मोर देन आधा मिनट, आधे मिनट में मैंने नोट किया। रॉयल फैन एक पाकिस्तानी कंपनी है, इसने लोन लिया है जर्मनी में इंडिविजुअल से ताकि पाकिस्तान में इस्तेमाल करे। जर्मन इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट इनकम विल बी माफ, जर्मन इंडिविजुअल्स की इंटरेस्ट इनकम माफ हो जाएगी। लेफ्ट हैंड से लिखते हो आप शुरू से? अच्छा, 4 शराइत पूरी होनी जरूरी हैं। चार शराइत हैं, वो ये हैं, ज़ुबानी याद कर लें। सबसे पहले तो ये रॉयल फैन और जर्मन इंडिविजुअल्स आपस में एसोसिएट ना हो, जानने वाले ना हो। यानी कई दफ़ा ऐसा हो सकता है ना कि भाई अब बात सुने बस, ठीक है, जिन्होंने नोट करना था कर लिया, बाकी कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। अच्छा, सबसे पहली शर्त यह है कि रॉयल फैन और जर्मन इंडिविजुअल्स आपस में एसोसिएट्स ना हो। यानी कई दफ़ा ऐसा होता है जर्मन इंडिविजुअल्स ने इससे के शेयर्स खरीदे होते हैं, फिर तो बात ही और हो जाएगी। तो ये आपस में जानने वाले ना हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि ये जो पैसा इकट्ठा किया जाए, ये इधर टेंशन ही नहीं, इधर पता नहीं, ये जो पैसा इकट्ठा किया जाए ये बाहर के मुल्क में इकट्ठा किया जाए, आम लोगों से पैसा मांगा जाए, बाहर के बैंक से पैसा नहीं मांगना, और ये पैसा यूज़ पाकिस्तान में किया जाए। और तीसरी शर्त यह है
कि इनको इंटरेस्ट आपने बाहर के बैंक में भेजना है, पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। पाकिस्तान के अकाउंट में अगर आपने इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया तो डेट इज अ ब्लंडर। और चौथी शर्त यह है कि आपने इस सिक्योरिटी को, इस सारे अरेंजमेंट को एफबीआर से अप्रूव कराना है। तो बस ये अगर 4 शराइत पूरी हो जाएंगी तो फिर जेन्युइन इंडिविजुअल्स की इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाएगी, माफ हो जाएगी। अगर रेजिडेंट बंदा कभी लोन ले बाहर के मुल्क से तो रेजिडेंट बंदे की इंटरेस्ट इनकम, रेजिडेंट बंदा अगर लोन ले बाहर के मुल्क से तो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल की इंटरेस्ट इनकम माफ है अगर वो 4 शर्तें पूरी कर दें। ये जानने वाले ना हों, लोन बाहर के मुल्क में लें, इस्तेमाल पाकिस्तान में करें, आम लोगों से लें, ये आपस के अंदर जो है वो जानने वाले ना हों, पहली शर्त है। तीसरी शर्त, इंटरेस्ट आपने बाहर के मुल्क पे करना है। और चौथी शर्त, ये सिक्योरिटी बोर्ड से अप्रूव करानी है, हाइब्रिड में राइट साइड लेफ्ट साइड पे नहीं देखना। पांचवी शर्त, प्रॉफिट ऑन डेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, हमारी मिसाल में जर्मन इंडिविजुअल। ऑन अ सिक्योरिटी इशूड होता है लोन रेज्ड बाय रॉयल फैन। The interest received by general individual on loan raised by Royal Fine shall be exempt from tax if they are not associates, if the security was widely issued by the resident person outside Pakistan. Widely issued का मतलब है आम लोगों से लोन लें। Widely, आम लोगों से लोन लें outside Pakistan for raising loan outside Pakistan। लेकिन लोन यूज कहाँ करना है? पाकिस्तान के बिजनेस में। इंटरेस्ट कहाँ पे करना है? आउटसाइड पाकिस्तान। एंड सिक्योरिटी इज अप्रूव्ड बाय बोर्ड। और सिक्योरिटी को कौन अप्रूव करे? बोर्ड। नहीं, आम लोग, जनरल पब्लिक। स्कॉलरशिप आपको माफ है, लेकिन अगर बाद में पता चला कि हाइब्रिड में सेकंड रो में मोबाइल इस्तेमाल हो रहा था तो फिर ऐसी सूरत के अंदर स्कॉलरशिप आप, किताब की तरह आपकी ऊपर रखें प्लीज़, इट साइट ऑफ एनीथिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, इतनी भी समझ नहीं है। अजीब, ऐसे मुझे नहीं समझ आ रही आप लोग क्या चाहते हैं और घर में किस तरह पढ़ते होंगे। अच्छा जी, स्कॉलरशिप जो है वो माफ़ है अगर एक शर्त साबित हो जाए कि जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो आपका खालू निकले बाद में, तो फिर स्कॉलरशिप माफ़ नहीं है। तो अगर बाद में पता चले कि आपके जानने वाले ने स्कॉलरशिप दिया था, फिर वो गड़बड़ा है। तो एनी स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू अ पर्सन to meet the cost of education shall be exempt from tax. However, if the scholarship is paid directly or indirectly by जानने वाला, then it will not be exempt. फिर ये exempt नहीं है। असलम ने मिला के सुल्ताना को कहा, आज के बाद मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, तुम मुझे अपना बूथा ना दिखाना। अजीब अजीब बातें करते हुए ये जुदाई हो गई। बच्चे रोने लग गए हैं, लेकिन माँ बाप के अंदर इतनी अकल नहीं थी कि चलो, बहरहाल जो भी उन्होंने इरेशनल डिसीजन लिया। तो कंक्लूजन ये निकला कि जितने पैसे शोहर बीवी को दे जुदाई इख्तियार करते हुए, तो बीवी को पहले ही हम है तो इन पैसों पे टैक्स ना लगाइएगा। एनी इनकम रिसीव्ड बाय अ बीवी, बेवा नहीं बीवी, एनी इनकम रिसीव्ड बाय अ बीवी एज अ मदद का एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तुम इछरे में तो मैं मॉडल टाउन में, तुम मॉडल टाउन में तो मैं जर्मनी में, टू लिव अपार्ट अंडर एन एग्रीमेंट शेल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो स्पाउस से मुराद बीवी नहीं है। कई दफ़ा बीवी स्ट्रांग होती है तो वो मिसाल के तौर पे कोई बेनज़ीर ज़रदारी को छोड़े तो कहे मैं तुम्हें मदद के तौर पे पैसे दे दूंगी, ऐसे भी हो सकता है। तो वट एवर द केस में बी। ओके, सेक्शन 49, फेडरल गवर्नमेंट की इनकम माफ है। जाहिर बात है फेडरल गवर्नमेंट ने किसको टैक्स देना है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट अगर अपने आप को टैक्स देगी तो फेडरल गवर्नमेंट की इनकम बन जाएगी, फिर उस इनकम पे दोबारा टैक्स, तो फिर पता नहीं क्या सर्कल ही चलता रहेगा। तो फेडरल गवर्नमेंट की इनकम माफ है। फेडरल गवर्नमेंट जो भी हमसे इनकम कमा रही है वो सारी माफ है। उसके बाद द इनकम ऑफ अ प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान शैल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो
ये जो सूबे की गवर्नमेंट्स हैं और ये जो नाजिमों की हुकूमतें होती हैं लोकल गवर्नमेंट लेवल पे, इनकी इनकम्स भी क्या हैं, माफ़ हैं। लेकिन ये अपने सूबे से अगर बाहर जाके काम करें और काम की नेचर हो बिजनेस, फिर इनकी इनकम टैक्सेबल है। तो पंजाब गवर्नमेंट वाले सिंध में जाके बिजनेस शुरू कर दें तो फिर इनकी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। और शायद आपको याद हो, इनको हमने कंपनी के डेफिनेशन में गिराया था। However, income from business derived by a सूबे की गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट फ्रॉम अ बिजनेस आउटसाइड इट्स इलाका इट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। अगर आप अपने इलाके से बाहर जा रहे हैं तो फिर बाहर ही आ जाए, फिर आपकी इनकम टैक्सेबल है। लेकिन सिर्फ बिजनेस, बाकी नहीं। कैपिटल फिर कोई मसला नहीं, पंजाब में रह के बिजनेस करें फिर कोई मसला नहीं। आउटसाइड मैंने लिखा है, एनी पर्सन मेकिंग पेमेंट टू फेडरल गवर्नमेंट शेल नॉट डिडक्ट टैक्स। कोई बंदा भी हुकूमत को पैसे देते हुए टैक्स नहीं काटेगा। ठीक है, उर्दू में कोई बंदा भी हुकूमत को पैसे देते हुए टैक्स नहीं काटेगा। कोई बंदा भी हुकूमत को पैसे, मिसाल चले मिसाल लिख लें, कंपनी गवर्नमेंट को डिविडेंड देते हुए टैक्स नहीं काटेगी। किसी कंपनी के शेयर खरीद सकती है ना गवर्नमेंट, तो कंपनी गवर्नमेंट को डिविडेंड देते हुए टैक्स नहीं काटेगी। गवर्नमेंट शेयर होल्डर होती है कंपनीज में, तो कंपनी गवर्नमेंट को डिविडेंड देते हुए टैक्स नहीं काटेगी। कंपनी गवर्नमेंट को डिविडेंड देते हुए टैक्स नहीं काटेगी। गवर्नमेंट पे टैक्स लगता ही नहीं। हाँ जी, पूरे पैसे मिलेंगे। आगे चलें जी। पॉइंट नंबर 3 हो गया। 4, अगर गवर्नमेंट ने कोई कंपनी बनाई है या गवर्नमेंट किसी कंपनी को ओन कर रही है तो वो कंपनी टैक्स देगी, लेकिन वो कंपनी तो अपने टैक्स देगी ना। वो जो कंपनीज का टैक्स रेट है, कंपनीज का टैक्स रेट फर्ज कर लें 30% है पाकिस्तान में, वो स्लैब रेट्स नहीं है, तो कंपनी टैक्स देगी। लेकिन कंपनी जब गवर्नमेंट को डिविडेंड बांटेगी तो 15% टैक्स नहीं काटेगी। असल में याद रखिएगा, कंपनीज की डबल टैक्सेशन होती है। कंपनी एक दफा टैक्स देती है अपनी बिजनेस इनकम पे एज अ कंपनी, और क्या हुआ, और दूसरी दफा कंपनी जो है जब अपने शेयर होल्डर्स को पैसा बांटती है तो उस वक्त दोबारा टैक्स काटती है 15% पे। इसका हम न्यूमेरिकल भी करेंगे 1-2 दिनों में। तो कंपनीज पर डबल टैक्सेशन है। कंपनी का ये डिसएडवांटेज है कि कंपनी अपनी बिजनेस इनकम पे खुद भी टैक्स देती है, फिर जब बांटने लगती है शेयर होल्डर्स को तो दोबारा उनकी डिविडेंड इनकम पे टैक्स काटती है। तो अब मैं कुछ और कह रहा हूं पॉइंट 4 में, पॉइंट 3 वाली बात नहीं कर रहा। पॉइंट 4 में मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट ने बनाई है, ओन की है, सेटअप की है, कंट्रोल की हुई है, तो वो कंपनी 30% अगर कंपनी का टैक्स रेट है तो वो देगी गवर्नमेंट को। और इस ये करते हुए इस बात को भूल जाया जाएगा कि कंपनी का असल मालिक तो गवर्नमेंट है, ये बात भूल जाइएगी। एग्जेम्पशन शेल नॉट बी अवेलेबल, एग्जेम्पशन नहीं होगी इन केस ऑफ कॉरपोरेशन कंपनी एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर फेडरल और प्रोविंशियल लॉ। तो एग्जेम्पशन शेल नॉट बी अवेलेबल इन केस ऑफ कॉरपोरेशन कंपनी एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर अ फेडरल और प्रोविंशियल लॉ। कॉरपोरेशन कंपनी सेटअप
ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो अंग्रेजी सारी वही है, कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन, कंपनी कंपनी, एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर, सेटअप ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय, बस ये डिफरेंस है। एग्जेम्पशन शैल नॉट बी अवेलेबल, तो 4 का मतलब कुछ और है, वो लिख लें। जिस कंपनी को गवर्नमेंट ओन कर रही है या चला रही है, वो कंपनीज का टैक्स रेट ना 29% है, तो वो कंपनी 29% पे टैक्स देगी, 30% नहीं है। जिस कंपनी को गवर्नमेंट ने बनाया है, जिस कंपनी को गवर्नमेंट ने बनाया है या चला रही है, वो कंपनी 29% टैक्स देगी। Exemption shall not be available in case of a corporation company established by federal provincial law. Corporation company set up owned and controlled by federal provincial law. The above rule applicable, ऊपर वाला रूल लगेगा। इस बात को इग्नोर करते हुए कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ पैसा रिजाइड्स विद फेडरल और अल्टीमेटली उस कंपनी का पैसा जाना कहां है, लिखें यहां पे अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ इनकम का मतलब आखिरकार तो ये पैसा हुकूमत के पास ही जाना है, लेकिन फिर भी ये कंपनी की बिजनेस इनकम टैक्सेबल है। आखिरकार तो ये पैसा गवर्नमेंट के पास ही जाना है, फिर भी हाइब्रिड में दरवाजे की तरफ से सेकंड लास्ट रो, अगर नहीं लिखना तो बता दें आप फिर। आखिरकार तो ये पैसा गवर्नमेंट के पास ही जाना है, लेकिन फिर भी कंपनी अपनी बिजनेस इनकम पे टैक्स देगी। अब देखें, इनकम फ्रॉम बिजनेस है कंपनी की 100 रुपया, उस पर टैक्स बना 29 रुपये, तो विल बी पेड। फिर 71 डिसाइडेड टू बी गिवन एज डिविडेंड। नाउ 15% विल नॉट बी डिडक्टेड, ये बताने की कोशिश की है। 15% टैक्स नहीं कटेगा। ये अभी हमने पॉइंट 4 में पढ़ा है कि ये वाला देना पड़ेगा, और ये वाला पॉइंट 3 में पढ़ा है कि ये वाला नहीं देना पड़ेगा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा ही है। बिजनेस इनकम टैक्सेबल है, लेकिन डिसाइडेड टू बी गिवन एज डिविडेंड, डिविडेंड टैक्सेबल नहीं है। नाउ 15% विल नॉट बी डिडक्टेड। जरा दाएं बाएं वाले को देखें, नोट कर लिया उसने? वैसे मुझे नहीं समझ आ रही क्या आप लोग कर रहे हैं।
ओके। अब जी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस शुरू हो गई हैं। ये दो जो आई कैप में हैं सबसे ज़्यादा टेस्ट होती हैं। इसको तसल्ली से सुनना है और समझना है। एक बंदे की जॉन पैदा हुए जर्मनी में, उसकी अम्मी की ये ख्वाहिश है जॉनिया की कि वो पाकिस्तान में जाके नौकरी करे। ख्वाहिश तो होती है लोगों की पाकिस्तान नौकरी करने आए। तो जॉन पैदा हुए जर्मनी में। अब इस पर हुकूमत पाकिस्तान बहुत खुश होगी, देखिएगा। जॉन पैदा हुए जर्मनी में, उसकी अम्मी की ये ख्वाहिश है कि वो नौकरी करे पाकिस्तान में जाके। पाकिस्तान में जाके कौन सी इनकम कमाए? सैलरी। हाँ, फॉरेन कंट्री में कोई इनकम कमा रहा था वो अलग है, वो फॉरेन कंट्री में भी इनकम कमा रहा था। अब जब वो पाकिस्तान में सैलरी कमाने आया ना, तो पाकिस्तान में सैलरी कमाने की वजह से वो बन गया रेजिडेंट। पाकिस्तान में सैलरी कमाने की वजह से क्या बन गया? रेजिडेंट। क्योंकि ऑब्वियसली सैलरी कमानी है तो आपने कोई इतना अच्छा एम्प्लॉयर तो होता नहीं कि आपको जो है 6-6 महीने की छुट्टी दे। उसने कोई 10, 15, 20 दिन की ज़्यादा से ज़्यादा साल में छुट्टी दिया करनी है और क्या करना है, जाओ जाके अपनी अम्मी जॉनिया को मिलाओ। तो अब जॉन जो है वो पूरा साल पाकिस्तान में ही रहा करेगा, इसलिए ये रेजिडेंट है। रेजिडेंट बंदा जो होता है उसके लिए सारी इनकम्स टैक्सेबल होती हैं, क्योंकि वो 183 डेज से ज़्यादा है। वो बेचारा पाकिस्तान वाले पे भी टैक्स देते हैं, बाहर वाले भी टैक्स देते हैं। अगर ये जॉन 3 शर्तें पूरी कर दें तो बाहर के मुल्क में जो ये काम कर रहा था, हो सकता है बाहर के मुल्क में इसने कोई मोबाइल शोबाइल खरीदने बेचने का काम शुरू कर दिया हो, फिर इसने कहा मैं पाकिस्तान नौकरी करने जाता हूँ, अपने दोस्तों को कुछ सैलरी दे के बिठा गया हो, यार मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूँ, तुम्हारी भी नौकरी लग जाएगी, तुम मेरे बिजनेस को संभालो, बिजनेस मेरे नाम ही रहेगा। तो बाहर के मुल्क में इसका बिजनेस सेटअप चल रहा है या अमरूद बेच रहा है, जो भी कर रहा है, बाहर के मुल्क में इसका अपना सेटअप है। तो बाहर के मुल्क वाला सेटअप इसका जो है असूली तौर पे टैक्सेबल है, क्योंकि ये बंदा रेजिडेंट है। लेकिन अगर ये जॉन 3 शर्तें पूरी कर दे तो इसकी बाहर की इनकम माफ़ है। पाकिस्तान वाली सैलरी माफ़ नहीं है, बाहर की इनकम माफ़ है। वो 3 शर्तें बड़ी सादा सादा सी हैं। पहली शर्त ये पूरी कर दे कि ये पाकिस्तान में सैलरी कमाने आया हो। दूसरी शर्त ये पूरी कर दे कि इसका स्टे पाकिस्तान में 3 साल से कम हो, यानी अभी नौकरी करते इसको 3 साल हुए, उससे ज़्यादा नहीं गुजरा, 3 साल के अंदर अंदर अगर ये है तो फिर इसको माफ़ होगी। और तीसरी शर्त यह है कि वो जो बाहर के मुल्क में पैसे कमा रहा है उसे पाकिस्तान ना लेके आए। तो बस ये 3 शर्तें पूरी कर दे जॉन, तो इसकी बाहर की जो इनकम है, बाहर की इनकम, वो माफ़ हो जाएगी। तो अब कंक्लूजन ये बना कि जॉन साहब जर्मनी में पैदा हुए या जर्मनी के हैं, पैदा होना कोई ज़रूरी नहीं है। जॉन साहब जो है वो एक जर्मनी के साहब हैं, वो पाकिस्तान में नौकरी करने आए हैं और जर्मनी में भी कोई कारोबार इनका चल रहा है या कोई भी इनकम कमा रहे हैं, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी कमा रहे हैं, कोई घर किराए पे दिया हुआ है। तो बाहर के मुल्क में इनका जो भी बिजनेस है, बाहर के मुल्क में जो भी बिजनेस है, जो भी कैपिटल गेन है, जो भी प्रॉपर्टी इनकम है, जो भी अदर सोर्स इनकम है, जो भी इनकम है बाहर के मुल्क में, वो इनकी माफ़ है अगर ये 3 शर्तें पूरी कर दें। ये नौकरी करने पाकिस्तान में आए हों, इनका स्टे पाकिस्तान में 3 साल से अभी कम हुआ हो, ज़्यादा ना हुआ हो, 3 साल तक स्टे हो, ज़्यादा ना हो। और तीसरी शर्त यह है 3 साल छुट्टियां निकाल के गिने जाएंगे, यानी अगर 1 साल 320 दिन रहा है तो अब 1 साल पूरा नहीं हुआ तो 3 साल उस तरह गिने जाएंगे, यानी कितना अरसा पाकिस्तान में रहा। और दूसरी शर्त यह है, तीसरी शर्त यह है कि ये पैसे जो बाहर के मुल्क में कमा रहा है उसको बाहर ही रखे, पाकिस्तान में लेके ना आए।
तो जॉन पैदा हुआ है जर्मनी में, पाकिस्तान में आके सैलरी कमा रहा है, फॉरेन कंट्री में कोई इनकम, फॉरेन कंट्री में और कोई इनकम कमा रहा है, इसकी फॉरेन इनकम माफ है। अगर पाकिस्तान में किस लिए आया है? सैलरी कमाने के लिए। इसका स्टे 3 साल के अंदर अंदर, एंड डो नॉट ब्रॉट फॉरेन इनकम इन, और फॉरेन इनकम को पाकिस्तान में ना लाए। अगर ये 3 शराइत पूरी कर देता है तो क्या बेनिफिट मिलेगा? फॉरेन इनकम माफ हो जाएगी, पाकिस्तान वाली कभी भी माफ नहीं होगी, पाकिस्तान वाली स्टिल टैक्सेबल। चलें जी, जी ये तीनों शर्तें एक साथ पूरी होना जरूरी है। जी उसका जी, तीनों शर्तें पूरी होनी जरूरी। अगर उसका स्टे पाकिस्तान में 3 साल से एक्सीड कर जाए नहीं तो फिर नहीं, तीनों शर्तें पूरा होना जरूरी। 3 साल के बाद अब फिर जो भी पैसे बाहर के मुल्क से आएंगे उस पर टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो 3 साल तक ये बेनिफिट अवेलेबल है। 3 साल तक आप पाकिस्तान में नौकरी करें, बिल्कुल आप हमारे लिए जॉन है। अब 3 साल बाद तो आप भी अब असलम असलम जैसे हो गए हैं। बहुत अरसे बाद में मियाँ बीवी को लोग कहने लग जाते हैं ये तो देखने में एक जैसे लगते हैं दूर से। तो इस तरह शायद जॉन 3 साल तक होते कई दफ़ा सुने आप। कितने लोगों ने सुनी हुई है ये बात? वो देख लें, सुनी हुई है। ज़्यादा अरसा हो जाए शादी को तो। अच्छा जी, क्या माफ होने लगी हैं? फॉरेन इनकम क्या माफ होने लगी हैं? किसकी? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल क्यों इसे कहा जा रहा है? 3 साल से कम है ना, रेजिडेंट तो है लेकिन रेजिडेंट के अंदर ही एक और फिरका निकाल लिया, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, यानी 3 साल से कम है। द फॉरेन इनकम ऑफ इंडिविजुअल विल बी एग्जाम्ड। जर्मनी वाली या पाकिस्तान वाली? द फॉरेन इनकम बोले, द फॉरेन इनकम विल बी एग्जाम्ड फ्रॉम टैक्स। अगर 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 वो रेजिडेंट किस वजह से है? नौकरी करने की वजह से, यानी पाकिस्तान में नौकरी करने आया है। दूसरी शर्त, ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड्स नॉट एक्सीडिंग
पीरियड ऑफ 3 years का मतलब है मुसलसल 3 साल, और पीरियड्स का मतलब है कभी आता जाता रहता है तो फिर जमा करके देख लो 3 साल जब पूरे हो जाए। जी कौन बोल रहा था? चलिए ठीक है, नहीं बोलना, मैंने भी नहीं बोलना। सॉरी। However, under the following circumstances, foreign income will be chargeable. लेकिन एक सूरत में आप मारे जाएंगे, any foreign source income brought into or received in पाकिस्तान। अगर आप फॉरेन इनकम पाकिस्तान में ले आए तो आप मारे जाएंगे। एग्जेम्प्ट है अगर आप क्या करने आए हैं, नौकरी करने, और आपका स्टे 3 साल या उससे कम है, लेकिन ये एग्जेम्प्ट क्या बन जाएगी अगर आप उस फॉरेन इनकम को ब्रॉट इनटू कर लें। ये बात है बस। एग्जेम्प्ट क्या है, अब ये सर्कल के अंदर वाला पढ़ें। फॉरेन इनकम माफ है अगर आप नौकरी करने आए हैं 3 साल के लिए, लेकिन ये चार्जेबल बन जाएगी अगर आप उसको ब्रॉट इनटू पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में ले आए तो। अच्छा, ये जो 50 के 2 का ए है, इट इज नेवर टेस्टेड बाय आईकैप। एनीवेज, एक अजीब सा पॉइंट है। उसको पाकिस्तान में आके पता चला कि यहाँ तो सर्दियों के मौसम में बड़े अच्छे माल्टे होते हैं, तो सर्दियाँ आ नहीं रही तो माल्टे भी अच्छा, तो उसको पाकिस्तान में आके पता चला कि सर्दियों के मौसम में बड़े अच्छे माल्टे मिलते हैं, तो उसने ये वाला माल्टों वाला काम सोचा कि जर्मनी में भी शुरू करें। तो इसने यहाँ से माल्टे ख़रीदे, पायलट और सवारियों की जेब में 4-4 डाले, और जाके उसने जहाज़ के ज़रिए जर्मनी में भेज दिए। तो वो जो जर्मनी में अब इसकी दुकान है माल्टों वाली नई खुली, ये वाली इनकम टैक्स है, क्योंकि ये वाली इनकम टैक्सेबल है क्योंकि ये पाकिस्तान में आने की वजह से ऐसा किया इसने। तो वो जो जर्मनी में पहले से काम कर रहा है उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अब ये जो पाकिस्तान में आके इसने उधर पंगा डाला है पाकिस्तान में आने की वजह से, तो दैट इज नाउ टैक्सेबल। However, following income will be chargeable. Any income derived from a business of the person established outside Pakistan, ये बिजनेस कहां एस्टेब्लिश हुआ है? ड्यू टू प्रेजेंस इन पाकिस्तान। अच्छा, ये ब्रैकेट मैंने अपनी तरफ से डाली है, ये आप लोगों ने पेपर में लिख के नहीं आनी, नॉट इन लॉ, ये लॉ में नहीं है, ये आप लोगों ने लिख के नहीं आनी। लेकिन इस ब्रैकेट के बगैर ना फिक्रे की देखें तुक की कोई नहीं बनती। देखें इस ब्रैकेट के बगैर तो फिक्रा बिल्कुल समझ नहीं आता, बल्कि उल्टा मतलब देता है शायद। एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस ऑफ अ पर्सन एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान। ओ भाई, पाकिस्तान का बिजनेस कैसे आपने जो है वो ऊपर ऊपर असल में उसने लिख दिया ना, फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस फॉरेन इनकम विल बी चार्जेबल। असल में ये फॉरेन का उसने ऊपर लिखा हुआ था, इस वजह से हमें ब्रैकेट डालनी पड़ी है। फॉरेन का लफ्ज़ ऊपर लिखा हुआ है, वरना अगर आप फॉरेन का लफ्ज़ ऊपर ना पढ़ें और नीचे वाली लाइन पढ़े तो लगता है पाकिस्तान में कोई कारोबार कर रहा है। पढ़ें एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस ऑफ पर्सन एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान, फिर ऊपर फॉरेन इनकम के लिखी हुई है तुमने, तो इस वजह से हमें मजबूरी में ब्रैकेट डालनी पड़ी है। लेकिन ब्रैकेट डाल के अल्लाह का शुक्र है फिक्रा समझ बड़ा इजीली आ जाएगा। एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस ऑफ पर्सन एस्टेब्लिश आउटसाइड पाकिस्तान ड्यू टू, तो लिखें इसका मतलब पॉइंट ए का, पाकिस्तान में आने की वजह से बाहर के मुल्क में, पाकिस्तान में आने की वजह से बाहर के मुल्क में कोई कारोबार शुरू कर दिया, जैसे पाकिस्तानी माल्टे,
ऑरेंज बॉल पॉइंट लें साथ वाले से, जैसे पाकिस्तानी माल्टे। हाँ, अब ये टैक्सेबल है। हाँ ज़रा बड़ा सा करके लिखें। हाँ, इसमें हाँ का टच भी आना चाहिए। हाँ हाँ, ये टैक्सेबल है। जा चलें जी, ये पॉइंट 51 बस पढ़ के फिर कल वाले न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। ये ज़रा देखिएगा, हॉस्टल वाले बच्चे जब घर जाते हैं 4-5 दिन के लिए, ज़बरदस्ती छुट्टियां बना के पूरे हफ्ते की हुकूमत ने दे देनी है और बुध को फिर क्लासें लग जाती हैं। तो हॉस्टल वाले बच्चे जब ज़बरदस्ती घर जाते हैं तो 1-2 टाइम का खाना प्रोटोकॉल वाला मिलता है या 10-15 दिन मुसलसल खाना प्रोटोकॉल वाला मिलता है? पहले दिन, भाई फरमाने सिर्फ पहले दिन, 2 दिन भी आपने ज़्यादा बोल दिए, सिर्फ पहले दिन खाना प्रोटोकॉल वाला मिलता है। ओके, तो जो लोग बाहर के मुल्क में कई सालों से रह रहे हैं, एटलीस्ट 4 सालों से, और अब उन्होंने सोचा है कि पाकिस्तान वापस आ जाएं। कई लोग होंगे, आप सोच लें जहन में, आप लोगों के कई रिश्तेदार होंगे जो बाहर के मुल्क रहते होंगे, और नहीं है तो किसी और का रिश्तेदार सोच लें नहीं सोच लें, महल्ले में कोई गया हुआ है बाहर, वो सोच लें। किसी बंदे को जानते हैं आप जो 5-6 साल से बाहर गया हो? कभी कभी आ जाता है, जानते हैं ना? ठीक है भाई, मैं आपको कोई अपने 1-2 रिश्तेदार बता दूंगा, क्लास के बाद आना। किसी को नहीं जानते दुनिया में। तो वो क्या है, वो कराची के अंदर अल्ताफ भाई को तो जानते होगे यार, अल्ताफ भाई को जानते हो अल्ताफ हुसैन, वो भी काफी सालों से बाहर ही है मेरे ख्याल से। तो किसी बंदे को तो आप जानते हैं ना जो पाकिस्तान से बाहर है, नवाज शरीफ। तो जो बंदा पाकिस्तान से बाहर है कितने सालों से? 4-5 अपनी तरफ से बनाए इन्होंने, मैं चाहा। जो पाकिस्तान से बाहर है कितने सालों से? वो जिस साल आके पाकिस्तान रेजिडेंट बने उस साल, और उससे अगला 1 साल, 2 साल तक इससे, हालांकि रेजिडेंट बन गया है, 2 साल तक इससे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने बाहर के मुल्क में क्या कमाया, इसकी फौरन इनकम माफ कर दी जाएगी। शर्त यह है कि आप पाकिस्तान के सिटीजन हो, बस, और कोई शर्त नहीं है। शर्त यह है कि आप पाकिस्तान के सिटीजन हो। तो कोई भी बंदा सोच लें जहन में जो पाकिस्तान से गया हुआ है कई सालों से, अच्छा ये नहीं कि 4 साल पाकिस्तान ना आए, 4 साल में बीच में पाकिस्तान आ सकता है, लेकिन आके 183 डेज ही ना रह जाए, वो फिर मसला है। अब 10-15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन के लिए आता रहे। कई दफ़ा कोई शादी होती है 150 दिन लग जाते हैं उसमें। तो अब अगर कोई बंदा बाहर के मुल्क से चला गया हुआ है और कभी कभी पाकिस्तान आता जाता रहता है, लेकिन कभी भी आके रेजिडेंट नहीं बना, तो इस बंदे को हम कहेंगे पिछले 4 सालों से नॉन रेजिडेंट है। तो जो बंदा मुसलसल 4 सालों से क्या हो, नॉन रेजिडेंट हो, वो बंदा जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल, बस इसकी बाहर के मुल्क की इनकम क्या होगी, माफ होगी। अगर ये साबित कर दे कि ये पाकिस्तान का सिटीजन है, और वो शर्त तो अपनी जगह है कि ये 4 साल से किधर है, बाहर है। क्लियर हो गया? सो दीज 2 पॉइंट्स आर टेस्टेड बाय आईकैप एट इट्स हाइट। आईकैप इनको अपनी हाइट पे टेस्ट करता है। तो लेट मी एक्सप्लेन इट। येलो वाला स्टेज का अमेरिका में है और ग्रीन वाला स्टेज का पाकिस्तान में है। तो 2010, 11, 12, 13, 4 सालों से ये बंदा क्या है, नॉन रेजिडेंट। 4 सालों से क्या है, हल्का सा पाकिस्तान भी बुला लें, आई जरा, आई हल्का फुल्का बुला लें, वो मुझे कोई मसला नहीं। तो
13 में बुला लें। तो ये बंदा जो है, लेकिन हर साल आना जरूरी भी नहीं ना, हर कोई आपकी बात तो नहीं मानी जाएगी आप लोगों की हर कोई बात। अच्छा, तो ये बंदा 4 साल से क्या है, नॉन रेजिडेंट। 4 साल से क्या है, नॉन रेजिडेंट। फील कर रहे हैं येलो लाइन देख के, या कराऊं? कराने के लिए फिर क्लास के बाद आना। मैं क्लास के ऐसा फील कराऊंगा तो ये थप्पड़ मार मार के। ओके, अच्छा माय डियर, ये बंदा 4 साल से बोले क्या है भाई, फर्स्ट रो हाइब्रिड बॉयज, क्यों आप पीछे देख रहे हैं? ये बंदा 4 साल से बोले, यार क्या कर रहे हैं, ये बंदा 4 साल से क्या है, नॉन रेजिडेंट। तो जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल इसकी फॉरेन इनकम क्या होगी? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था, क्या मसला है, चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम का तो हम पूछते भी नहीं। ये चैप्टर 4 में पढ़ा था, नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम का नहीं पूछते हम। ये तो याद है ना कि सिर्फ किसकी फॉरेन इनकम का पूछते हैं, रेजिडेंट से पाकिस्तान फॉरेन दोनों का पूछते हैं, लेकिन जो नॉन रेजिडेंट है बेचारा रहता ही बाहर है, उससे फॉरेन इनकम का हम। तो ये जो मैंने कांटे मारे हैं ना कि फॉरेन इनकम तुम्हारी माफ है, ये चैप्टर 4 की रोशनी में मैंने कांटे मारे हैं। लेकिन आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं सेक्शन 50। सेक्शन 51 कहते हैं जिस साल आके तुम रेजिडेंट बने उस साल और उससे अगला 1 साल, सिर्फ हम तुम्हारी क्या माफ करने लगे हैं, फॉरेन इनकम। अब आप देखें, इधर 6 का 6 ही मैंने टोटल में लिख दिया, इधर 7 का 7 टोटल में लिख दिया, लेकिन इधर 1 जमा 14 15, 2 जमा 7 9, तो ज्यादा अरसा अब वो आ गया रहते हुए इधर, तो इसलिए अब उसको ज्यादा लिफ्ट नहीं करानी, 1-2 टाइम का खाना अच्छा दें, 1-2 साल इसको प्रोटोकॉल दें, बाद में इसको इज्जत ना दें। तो हमारा कौन सा दें सही, माजरत इज्जत दें, हमारा कौन सा सेक्शन है अभी जो टेस्ट हो रहा है? तो सेक्शन 51 यही है जो मैंने आपको रेड से हाईलाइट किया हुआ है, इसके अलावा सेक्शन 51 कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सेक्शन 51 है। तो शर्त यह है कि ये बंदा क्या हो, सिटीजन हो। पाकिस्तान इनकम कभी भी माफ नहीं करनी, पाकिस्तान इनकम इसकी माफ सिर्फ क्या होने लगी है, चलें जी एनओटी कर लें। आई एम गिविंग यू 1.2537 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Where is the clock? Where is the stopwatch? Start. Stop. चलें जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 सेकंड हो गए हैं। क्या चीज? ऊंची बोले ना, मैं आप आगे आके बैठा करें, सवाल आवाज नहीं आती, ऊंची बोले। हाँ हाँ, 4 ईयर से ज्यादा भी हो सकता है, 15 साल से बाहर हो बेशक, कम से कम कितना अर्सा बाहर हो, 4 साल। नोट कर लिया आपने, कर लिया नोट, कर लें फिर। हाइट ऑफ एनीथिंग, मैं कह रहा हूँ नोट करने, बच्चे नोट नहीं। देखिए, बर्डन जरूर फील किया करें जब मैं आपको कहूँ कि मेरे घर के लिए 2 किलो चीनी ले आइएगा, जरा मुझे ज़रूरत है, लेकिन अब आपको आपके लिए ही कह रहा हूँ तो फिर तो काम कर लिया करें। कल वीडियो क्यों ऑन की हुई थी अपनी जूम मीटिंग में? इधर नहीं देख लेते तो मैं लोग, उधर वीडियो ऑन करना ज़रूरी थी? मैं क्लास के बाद सेट करता हूँ तुम्हें, मुझे तो पता ही नहीं वीडियो कहाँ से ऑन होती है, मुझे इधर भी ऑन हो जाए, ऑफ भी होती है नहीं। चल काम कर। चलें जी, जल्दी जल्दी नोट करें। फील किया आपने 2014 में भी थोड़ा सा बाहर था, फील कर रहे हैं या कराऊं? ये देखें 2014 में भी थोड़ा सा बाहर था, 2 महीने नहीं, ये 51 डेज बनते हैं, मैंने गिने थे घर में, 51 डेज हैं, 2 महीने।
अल्लाह अकबर, 2 मिनट हो चुके हैं, 3 सेकंड। चलिए अंग्रेजी अंग्रेजी छोड़ें, ज़बानी बता दें कोई बंदा हाथ खड़ा करके कि यह क्या प्रोविजन है। जी माय डियर हाइब्रिड, माइक पकड़ें, इनको दें। यार आप इंग्लिश में बताओ जरा। वेयर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान excellent, where a citizen of Pakistan is not resident for last 4 years and the year in which he became resident, his all foreign incomes will be exempt in that year and the next tax year. Excellent, that's over. ठीक है, well done, माशाल्लाह। चल पुत्र, हम तू उर्दू च दस, छेती कर, चलो जल्दी नोट करो। चलो पश्तो में बताओ, जो बंदा 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, जिस साल पाकिस्तान आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल इसकी फॉरेन इनकम माफ है। पश्तो सोक्शी नॉन रेजिडेंट भी सलूर का जो ना हाँ सलूर तो सही बोले 4। चलो अगर बिया पाकिस्तान तरह शियो काल की कम की चीज़ रेजिडेंट शी आगा काल और आगे ना पस यो काल अगर इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स पे एग्जाम्प्ट काल अगला साल हो गया ना। यस सर, आगे चलो। अगर फॉरेन सोर्स इनकम पे एग्जाम्प्ट हुई माफ हुई, ऑल सारी फॉरेन इनकम, ऑल फॉरेन सोर्स इनकम पे एग्जाम्प्ट हुई। ये पश्तो वाले हाथ खड़ा करें, इन्होंने सही कहा है। हाइब्रिड पश्तो में हाथ, पश्तो वाले हाथ खड़ा करें जी। ओके चलें जी, आगा पढ़ते हैं अब हम। नीचे वाली एग्जाम्पल नहीं पढ़नी आप लोगों ने। एनी फॉरेन सोर्स, बाहर की कमाई गई इनकम, डिराइव्ड बाय इन अ टैक्स ईयर, किसी भी साल। जो बंदा नॉन रेजिडेंट है, जो बंदा, एनी से मुराद यहां ऑल है। असल में एनी यहां इस माने में इस्तेमाल हो रहा है कि किसी साल भी तुम रेजिडेंट नहीं बने, एनी इस माने में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन लोग समझ लेते हैं 4 में से किसी एक। नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई, एनी यहां ऑल के माने में इस्तेमाल हो रहा है। तो इन एनी ऑफ द 4 ईयर, किसी साल भी नहीं तुम रेजिडेंट बने, तो इन एनी ऑफ द 4 ईयर्स। अच्छा, लेकिन ये 4 साल कौन से? प्रीसीडिंग द ईयर इन विच ही बिकेम रेजिडेंट। देखते हैं रेजिडेंट किस साल बने। 14 में, 13 में, माशाअल्लाह, इन्ना लिल्लाह, 14 में रेजिडेंट बने ना। इससे पिछले 4 साल आपको क्या होना जरूरी है? जब रेजिडेंट बने उससे पिछले 4 साल आपको क्या होना जरूरी है? नॉन रेजिडेंट। मैंने लास्ट टाइम वाली किताब से खोला हुआ, तो पेज ऊपर नीचे, उसमें टेंशन ना लें आप जी, ठहरें। इन द ईयर इन विच ही बिकेम रेजिडेंट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। किस किस साल? इन द ईयर इन विच ही बिकेम रेजिडेंट 2014 लिखें, एंड द फॉलोइंग टैक्स ईयर। फॉलोइंग कौन सा है? 15। और 14 और 15 में इसकी इनकम क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फिक्रा जरा याद कर लें। एनी फॉरेन सोर्स इनकम डिराइव्ड बाय अ सिटीजन। अच्छा, ये कौन सा सिटीजन है? ये बताइए, सिटीजन कौन सा वाला है? हु वॉज नॉट रेजिडेंट इन ऑल ऑफ द 4 ईयर्स। अच्छा, 4 ईयर्स कौन से वाले? प्रीसीडिंग द ईयर्स इन विच ही बिकेम रेजिडेंट। जिस साल रेजिडेंट बना उससे पिछले 4 साल ये नॉन रेजिडेंट है। अब इसको बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट को मैंने येलो में हाईलाइट किया हुआ है, अगर आप लोग भी करना चाहते हैं कर लें, पहले मुझे पढ़ाने दें। एनी फॉरेन इनकम shall be exempt in the year in which he became resident and in the benefit को मैंने येलो में हाईलाइट किया हुआ है।
जी पूछ लें आप सवाल। ओके पैसे इधर लाना शर्त नहीं है। पैसे चाहे आप पाकिस्तान में लाएं चाहे बाहर रखें, पैसे तो पिछली प्रोविजन में शर्त था कि पैसे आपने नहीं लाने, जहां तो कोई सी शर्त नहीं है। वहां से जो मर्जी आए, बस फॉरेन इनकम जहां से जो मर्जी आए। इधर तो पैसे आप पाकिस्तान भी ला सकते हैं, इधर तो लाना मना नहीं है। इधर तो वही पाकिस्तान गए हैं तो बाहर पैसा रख के क्या करना है आपने। इधर तो ये शर्त है कि आप 4 साल से नॉन रेजिडेंट और सिटीजन है बस। अच्छा नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। My dear, now let's have a quick revision, please. Come on, page 299. ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लें अगर आप लोगों ने आज की क्लास की सारी समरी सुननी है मोबाइल की। अब्बू को व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजें। बी क्विक, जल्दी जल्दी। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स। मोबाइल ढूंढने कहीं गुम हो चुके हुए हैं, निकालने बहुत मुश्किल हो रहे हैं, जल्दी करें निकालें। वॉइस नोट ऑन कर लें, रिकॉर्डिंग शुरू। अच्छा ढूंढे, अब्बू का नंबर तो फेवरेट्स में होगा कहीं पड़ा हुआ, जल्दी। अच्छा जी, सेक्शन 43 इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो बंदा फॉरेन गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, यानी बाहर के मुल्क का ऑफिशियल है, इधर क्लास हो रही है, फॉरेन गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, तो वो बंदा अगर 3 शराइत पूरी कर दे, वो पाकिस्तान का सिटीजन ना हो, बाहर का सिटीजन हो, और वो वही काम कर रहा हो पाकिस्तान में जो कि हमारा बंदा बाहर के मुल्क में काम कर रहा है और हमारे बंदे को भी बाहर के मुल्क में उसकी तनख्वाह माफ है, तो इस फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल को पाकिस्तान वाली तनख्वाह भी क्या कर दी जाएगी, माफ कर दी जाएगी। फिर हमने ये पढ़ा था 44 के 1 में कि 2 मुल्कों के दरमियान मुआहदा हो गया कि हमारे बंदे इधर आएंगे तो हमारे बंदे इधर आएंगे, हम आपस में एक दूसरे की इनकम्स माफ कर देंगे, वो ठीक है। फिर 44 के 2 में हमने ये पढ़ा था कि अगर पाकिस्तान के कोई सैलाब या ज़लज़ला ज़दगान के लिए बंदे मदद करने के लिए आए तो उनकी तनख्वाह माफ़ होगी अगर वो 3 शर्तें पूरी कर दें। पहली शर्त उसमें यह थी कि वो नॉन रेजिडेंट हो, दूसरी शर्त उसमें यह थी कि वो मदद के लिए अगर आए हैं तो बाहर के सिटीज़न हो, अगर वो फॉरेन कंट्री से आए हैं तो बाहर के सिटीज़न हो, और उनको जो तनख्वाह दी जाए उसी चंदे से दी जाए जो बाहर के मुल्क से मिलाए। इसी तरह अगर पाकिस्तान में कोई ब्रिज बनाने के लिए मदद करने के लिए लोग आए हैं तो उनको जो तनख्वाह दी जाए वो उन्हीं पैसों में से दी जाए, पॉइंट सी के अंदर लिखा हुआ था। फिर पॉइंट बी में लिखा हुआ था उनका रेजिडेंट होना ज़रूरी है, सॉरी नॉन रेजिडेंट होना ज़रूरी है, या रेजिडेंट हो सकते हैं सिर्फ काम करने के लिए। और पॉइंट ए में लिखा हुआ था कि प्रोजेक्ट यानी ब्रिज भी उसी पैसे से बन रहा है जो पैसा बाहर के मुल्क में चंदे के तौर पे आया है। इसके बाद हमने सेक्शन 45 में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट चाहे लगा बंदा कैश दे दे हर महीने, चाहे लमसम पैसे दे दे, वो सारे माफ़ होंगे। इंटरेस्ट इनकम बाहर के इंडिविजुअल की माफ़ है अगर वो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल 4 शराइत पूरी कर दे। रॉयल फैन और वो जानने वाले ना हो, और रॉयल फैन बाहर के मुल्क में आम लोगों से पैसा लेके पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करें, पैसा पाकिस्तान लाना ज़रूरी है, और इंटरेस्ट बाहर पे करें और सिक्योरिटी को बोर्ड से अप्रूव कराएं। स्कॉलरशिप तो माफ़ है अनलेस के खालू खाला दे रहे हों, और शोहर अगर बीवी को तलाक दे दे तो दे दे। फिर आगे चलें 49। तो ये तो उनके घर का मामला इसलिए मैंने फिर डिस्कस नहीं किया ज़्यादा। तो फेडरल गवर्नमेंट की इनकम माफ़ है, प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट की इनकम माफ़ है, लेकिन प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट बाहर के मुल्क में, बाहर के माजरत इलाके में बिजनेस करना शुरू कर दें अपने इलाके से निकल के, तो फिर ये इनकम टैक्सेबल है। बहरहाल गवर्नमेंट को अगर कोई डिविडेंड दे रहा होगा तो उस पर टैक्स नहीं काटेगा, लेकिन अगर वो कंपनी खुद इनकम कमा रही होगी, चाहे गवर्नमेंट की ही कंपनी हो, तो उसने अपनी बिजनेस इनकम पे टैक्स देना है। और बाहर के मुल्क से बंदा पाकिस्तान में नौकरी करने के लिए आया, अगर उसका स्टे पाकिस्तान में 3 साल से कम है तो उसकी बाहर की इनकम माफ़ है अगर वो 3 शर्तें पूरी कर दे। वो 3 शर्तें ये थी कि वो नौकरी करने आया हो, उसका स्टे 3 साल से भी कम हो, और बाहर के पैसे बाहर ही रखे, पाकिस्तान ना लाए। और जो बंदा ऐसा है कि 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, जिस साल पाकिस्तान आया उस साल आके रेजिडेंट बना और उससे अगला साल इसकी बाहर की सारी इनकम माफ हो जाएंगी, अगर 4 साल से नॉन रेजिडेंट है और सिटीजन है।
Libas and companies and AOP with 3 partners, Sabah, Junaid and Akram, sharing profits and losses in the ratio of 1:1:2. During the year, AOP earned profit before tax of 85 लाख. ये तो शायद हमने लिख लिया था 85 लाख. 85 लाख को तो डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल के फेस पे ले गए थे. इनकम फ्रॉम बिजनेस. In addition, page 275, AOP is involved in the purchase and sale of securities. इसमें कंपनीज के नाम आ रहे हैं और इनके गेन लॉस कल हमने निकाले थे. एओपी का न्यूमेरिकल खत्म हो गया था. बिफोर स्टार्टिंग सबा का न्यूमेरिकल, एओपी का न्यूमेरिकल कंक्लूड कर लें. Okay, my dear. पेज 27 पे हमने पढ़ा था लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज इन करंट ईयर shall be set off only against the gain from any other security. तो loss on security can be set off against any other security. लेकिन अगर लॉस ज्यादा होता, यानी इधर 12,000 लॉस होता 1200 की बजाय, तो फिर तो ये प्रॉफिट्स एब्जॉर्ब ना कर सकते, तो फिर इस लॉस को अगले 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड करते. लेकिन अभी लॉस सिक्योरिटी पे आया था, वो किसी और सिक्योरिटी के गेन में से माइनस हो सकता है. तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सेक्शन 37A के 5 में हमें पूरी इजाज़त है इसको सेट ऑफ करने की. तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है हम माइनस का साइन इस पे लगा देते हैं. इसको डैश डाल के इग्नोर नहीं करना, इसको लेस का साइन लगा के माइनस करना है, क्योंकि लॉस माइनस करने की इजाज़त है. 7 5. ओके, चलें जी नेक्स्ट. अब सिक्योरिटीज़ के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करने से पहले न्यूमेरिकल के फेस पे चीज़ें ले जाएं सारी. हमारी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ रही है सेपरेट ब्लॉक 7075 और अदर सोर्स आ रही है 5000. डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज. सेपरेट रेट वाली को माइनस कर दें. ये 13 मिलियन है. ओहो, फिर सर चार्ज भी लगेगा. चलें, बहरहाल सैलरी तो है नहीं, टेबल 1 लगाएं. 1610 हो गए 0 पूरे.
और रावणे की आवाजें आ रही हैं, रावणे की। ये रो रहा है, मुझे क्यों निकाला? बताएं कैसे रोते हैं, जरा रो के दिखाएं। We have different varieties of Rona here in class, alhamdulillah. Feel like cloudy. Tax on securities. Acquired honor after Yakam July 22, acquired honor after Yakam July 24, acquired between Yakam July 13 and 30 June 22. यकम अक्टूबर 18, यकम अक्टूबर 18 किस में जाएगा? स्काई ब्लू में जाएगा। 18 अगस्त 19 कहाँ जाएगा? स्काई ब्लू में। 10 ये क्या कर, इधर क्या हो रहा है, इधर देख लें। ये 10 जनवरी 2020 कहाँ जाएगा? स्काई ब्लू में। असल में ना डेट ऑफ परचेज देखनी होती है। साथ वाले को मुंह करके कहें, असल में ना डेट ऑफ परचेज ऐसे असल में ना डेट ऑफ परचेज देखनी होती है। अच्छा, अब याद रहेगा कि किस लिए बताया उसको? जब सिक्योरिटीज बिकें तो उनका टैक्स रेट मालूम करने के लिए हमें डेट ऑफ, इसलिए मैं डेट ऑफ सेल नहीं देख रहा। अच्छा, वैसे लकीली एक बार याद रखिएगा, डेट ऑफ सेल जितनी भी है ना वो सारी की सारी हमारे साल के अंदर होंगी 2022 में। तो डेट ऑफ सेल देख लें, सारी 2022 के अंदर है। डेट ऑफ सेल्स की टेंशन नहीं है। टेंशन किसकी है? पुराने खरीदे, बहुत पुराने खरीदे, इस तरह की कोई बातें होती थी। 10 जनवरी 2020 भी स्काई ब्लू में, और 15 फरवरी 22 अल्हम्दुलिल्लाह स्काई ब्लू में। इफ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम, दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज नॉट माइन प्रॉब्लम। 15 जुलाई 2022 इज ऑल्सो यकम जुलाई 22 से पहले। सो ऑल आर इन स्काई ब्लू, सो द रेट इज सिक्योरिटियों आना $6566 टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट ऑफ तुर्कमानिस्तान, काजिकिस्तान, आज़रबाईजान। अच्छा जी, किसके और किसके न्यूमेरिकल के दरमियान क्या कर लें? उस कैलकुलेशन का नाम ब्रिज रख लेना, ब्रिज। किसके और किसके न्यूमेरिकल के दरमियान ब्रिज बनाना जरूरी है? लिबास एंड कंपनी और सबा के न्यूमेरिकल के दरमियान ब्रिज बनाना जरूरी है, वरना सबा का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकेगा। इजी इजी लर्न। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि व्हाट इज ये इंडिविजुअल इनकम्स हैं सबा की, इग्नोर देम। फर्स्टली कैलकुलेट द डिविजिबल इनकम। वर्किंग नंबर 3। अच्छा, डिविजिबल इनकम में आपने जो बांटना होता है ना, जिस इनकम पे आपने चैप्टर 4 का रेट लगाया था, वो इनकम कौन सी है जिस पे आपने चैप्टर 4 का रेट लगाया? 13,500 या मेरा 500? 13,500। सबा देख लेता हूं यार, छोड़ें परे, अब हम रहने दें। जुनेद, अकरम, तैमूर, सॉरी टोटल इनको की सैलरी, कमीशन वगैरह इस किस्म की चीजें दी हैं पार्टनर्स को? हाँ जी, चपेट कहाँ दी हैं? कोई नहीं दी। तो फिर इसको प्रॉफिट
फिर बैलेंसिंग निकालें ज़रा, 13,500 ही आ गया, तो 13,500 को दे दें सबा को थोड़ा सा। सबा बाजी आप क्या पसंद करेंगी? मैं पसंद करूंगी 1/4। ओके बाजी 1/3। Oh, how about you? Really, G 1 1 2 means 4. 1/4 for Saba. Double 3 7। जुनेद और अकरम की आप घर जाके टेंशन लीजिएगा, एटलीस्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जुनेद और अकरम की टेंशन नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल ऑफ सबा। बाजी सबा इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं, टैक्स ईयर 2022। अब जाके देखें सबा ने अकेले क्या क्या गुल खिलाए हैं। वो तो सबा, अकरम और जुनेद गुल खिला रहे थे ना, अब देखते हैं सबा ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। सबा जाके फोटोएं खींच रही है 15 लाख परिंदों की, जानवरों की। ड्यूरिंग द ईयर शी अर्न्ड 15 लाख बाय वर्किंग एज फ्रीलांसर फोटोग्राफर। फोटोग्राफर पता नहीं आप लोग बोलते हैं, मुझे तो बोला भी नहीं जाता। छोड़ें, हमारा कौन सा जो है वो ओरल पेपर है। इनका हम बिजनेस करते हैं, अदर सोर्स करते हैं, जो मर्जी करते हैं, बिजनेस करते हैं, बेहतर है। चले ओके, शी रिसीव्ड 1 लाख एज इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय हर टू जफर। ये जफर, अब कोई भी बंदा है सड़क पे जा रहा होगा, उसने कहा होगा बाजू बाजू लोन चाहिए लाख रुपए, इसने लोन दे दिया। लाख नहीं, लोन तो ज्यादा होगा, इस पर इंटरेस्ट मिला है इसको, तो ये इंटरेस्ट इनकम कम आ रही है। एक हमने डायग्राम बनाई हुई है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है वो जरा जरा। इस डायग्राम की आज तस्वीर ले लीजिएगा, डायग्राम हमने एक दफा बनाई थी, बहुत ज्यादा तस्वीरें हो गई मोबाइल में इस डायग्राम की। इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड बाय सबा फ्रॉम बैंक, गवर्नमेंट, नेशनल स्कीम नहीं, नॉट फ्रॉम दीज 3। तो ये देखिए मैं मार्कर मार रहा हूं, उधर जरा बच के रहिएगा। ये तो ये अदर सोर्स नॉर्मल रिजीम में जाएगा, नहीं की नारा ये, तो ये अदर सोर्स नॉर्मल रिजीम में जाएगा, क्योंकि ये इन तीनों से कमा रहे हैं, या नॉट फ्रॉम दीज 3, इसलिए ये जादुई छड़ी नहीं थी ना आज हमारे पास। डायग्राम ले ली इसकी, तो ये अच्छा पिक्चर, ओके ठीक है। और कुछ किसी ने बताना हो? अच्छा चलें जी, साथ वाले को क्या कहते हैं? बबलू कहते हैं, भालू कहते हैं? क्लास में जो बैठा हुआ है टिंकू। तो अदर सोर्स तो फिर इसकी नॉर्मल रिजीम है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट इनकम, नॉर्मल रिजीम। हाँ जी, खुदा के लिए एड शेयर फ्रॉम यूपी ना करना, सबा के मुंह पे टेप लगा दो। सुबह मोटर चला रही है, हाथ धोगी, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। वो टेप खुल गई थोड़ी, देख। अच्छा सॉरी जी, अदर सोर्स में डाल दें, कोई मसला नहीं। वन ऑफ एडवेंचर भी बिजनेस में कई दफा डाल दिया जाता है जी। टैक्स बोलें और छेती करो ना, मुंह टेप भी खोलनी। 650 की हो रहे थे, केड़े केड़े पिंडों आए हो, छेती दसो। 650
1360। ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली चलो भाई टेप खोलो। सबा बाजी आप क्या चाहती हैं? मैं तो चाहती थी मैं टैक्स देती ना, सबा ये ज्यादा हो गया है। तार तुम्हारी ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकती। थले आओ, इथे आओ। 1360 तेरा टैक्स बनता है 4975 पे, तो जा तू क्या याद करेगी 1600 पे दे दे। 437। ये मरियम बाजी इनसे बातें करिए। पंजाब की हुकूमत को तो टैक्स नहीं देना ना, फेडरल गवर्नमेंट को देना है। अच्छे बच्चों, अकल के कच्चों, खुदा के लिए पढ़ना शुरू कर दो, अपने फ्यूचर से ना खेलो। पढ़ोगे लिखोगे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। जो खेलोगे कूदोगे, फिर ये दीवाने हैं सारे, ये सईद अनवर, मोहम्मद यूसुफ और ये सारे दीवाने बने। हाथ दोगे ये क्या? ये आज ले जाएं साथ वाले को, आज इसको कल तक के लिए ले जाएं अपने साथ, और इसको कोई पढ़ने के तरीके बताएं। कल का टेस्ट इंशाल्लाह होगा। कौन से चैप्टर चल रहे हैं? चैप्टर 12 चल रहा है ना। एओपी कर लें।